So today we will start revision of a very important chapter, that is reproduction. रिप्रोडक्शन में देखो, मैं जल्दी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ इनिशियल पार्ट के। हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में 3 पार्ट्स प्राइमरीली और साथ में एक उसका सब्सिडरी पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में हम सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा एक फंडामेंटल बात करने के बाद में हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे और सब्सिडरी की फॉर्म में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। इन सभी सेक्शंस में से हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बात करेंगे। तो हम फोकस करेंगे 10 क्वेश्चंस के ऊपर। सारे 10 क्वेश्चंस हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे, लेकिन हम फोकस करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो फंडामेंटल कंसेप्ट है रिगार्डिंग दिस चैप्टर वो क्लियर रहे। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स लाइक देम। उनके जैसे प्रोजेनी, उनके जैसे ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, ये जितने भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। तो स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स। वो आपस में रिप्रोड्यूस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है, उनका जो डीएनए होता है, वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होता है। मतलब एक स्पीशीज़ के लोग दूसरी स्पीशीज़ के लोग के साथ में रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बना सकते। सिमिलर एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो ही आपस में उनकी कंपैटिबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, ये फंडामेंटल हमारा कंसेप्ट है। तो इसके साथ में ये बात क्लियर होती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक प्राइमरी फंक्शन है किसी भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। यानी रिप्रोडक्शन होना है, चाहे वो एक सेल का 2 सेल में डिवाइड होना हो, चाहे एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना हो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू, सभी केसेस में डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ मस्ट। और डीएनए आप जानते हो कि न्यूक्लियर मटेरियल का पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कॉपीइंग करता है, और वो कॉपीइंग या डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा वैसी की वैसी आइडेंटिकल कॉपी बने ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बहरहाल हम कहते हैं कि जब रिप्रोडक्शन की बात हो, कि हमने कहा रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे दिखने वाले दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर इस प्रोसेस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस। हम उनके बीच में डिफरेंसेस याद कर लें। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का या एक वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होना ज़रूरी है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर ही रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमेट फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन इज़ अ मस्ट। बिना उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपलर प्रोसेस है जिसमें बहुत कम एनर्जी खर्च होती है इंडिविजुअल की, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस अलग अलग जगह पे हो रहा है, गैमेट फिर आपस में फ्यूज़न हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत एनर्जी लग रही है, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली एम्ब्रियोजेनेसिस होकर के फीटस फॉर्मेशन तक काफ़ी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत ही थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लार्ज डिग्री ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है, बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वो जेनेटिक मटेरियल जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, जब जाइगोट में एक साथ आते हैं, तो फिर उनकी कॉम्बिनेशन से बहुत सारी वेरिएशन हमको दिखाई देती है। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज़ द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज़।
एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करने वाले दो इंडिविजुअल, चाहे वो सिबलिंग्स हों यानी भाई बहन 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 हों, या फिर उनके पेरेंट्स के साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है, या उनके फ्रेंड्स के साथ में उनके फीचर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है, हमें लगता है कि ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ही स्पीशीज़ को, एक ही ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग करते हैं, वो सब के सब सिमिलर हैं। हाँ, ह्यूमंस को आप देखो, सबकी नॉर्मली अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसकी एक नाक है, दो आँखें हैं, लिप्स हैं, यहाँ पे कान हैं, उसके बाल होते हैं, और नॉर्मली लोगों के एक जैसा दिखाई देते हैं सब लोग, सिमिलर है। लेकिन क्या कोई भी आइडेंटिकल है, हू बहू वैसा ही दिखने वाला? इनफैक्ट यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर सिबलिंग्स। आपका उनके साथ में फीचर्स का कुछ डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि वेरिएशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होना बहुत लाजमी है, होना ही चाहिए, क्योंकि दो इंडिविजुअल पेरेंट्स हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना अपना जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर उन दोनों जेनेटिक मटेरियल के फ्यूज़न से जो जाइगोट बनता है, विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी प्रोड्यूस्ड, तो उस जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन में बहुत सारी वेरिएशन आ जाती हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट है, फिर क्यों वेरिएशन आ गई है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस हम कह रहे हैं कम आई है, हम ये नहीं कह रहे कि आती ही नहीं है। हाँ, एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं तो हमें लगता है कि भाई एक पेरेंट है, तो वो पेरेंट जब डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाता है, तो वो डॉटर सेल्स जो है वो आइडेंटिकली उनके पेरेंट जैसा होना चाहिए, हू बहू, क्योंकि वही सेल डिवाइड होकर के दो सेल बन गई हैं। लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक स्मॉल डिग्री ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है। वो वेरिएशन कहाँ से आया? द रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर वेरिएशन इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ इनएक्यूरेसीज इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हर सेल डिवीज़न का एसेंशियल पार्ट है। जब ये सेल डिवीज़न हो रहा होता है, जब ये डीएनए कॉपीइंग या डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, उस समय बायोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से there are some inaccuracies और errors in DNA copying, तो ये DNA आइडेंटिकल ना बन के थोड़ा सा अलग टाइप का बन जाता है, और फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आगे पास हो जाते हैं, तो वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन का किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल में कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक नॉर्मल फीचर्स वाला लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करते हों, वो किसी गिवन हैबिटेट में अपने पेरेंट्स के जैसे ही फीचर्स लेकर के अगर आया है तो वो सरवाइव कर लेगा, इसके चांसेस हैं। एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज या बहुत ही ड्रास्टिक वेरिएशन इनफैक्ट कभी कभी कुछ नुकसान कर सकता है। यानी समझिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर टेकिंग बर्थ इतना ज़्यादा वेरिएशंस के साथ में पैदा हो गया कि उसका हार्ट कुछ अलग ही डिज़ाइन का बन गया है, उसके लंग्स कुछ अलग डिज़ाइन के बन गए हैं, उसके किडनीज़ और लिवर जैसे वाइटल ऑर्गन्स कुछ अलग डिज़ाइन में बन गए हैं, तो हो सकता है कि वो सर्वाइव ही ना कर पाए, उसकी डेथ हो जाए। तो वेरिएशन may not be very good for an individual living organism, but it is very good for the species for long term existence. किसी स्पीशीज़ का लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना इजीली अपने चारों तरफ जो चेंज होता हुआ एनवायरनमेंट है उसको अकोमोडेट कर पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आज एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी वाले, पर्टिकुलर टेम्परेचर वाले, पर्टिकुलर रेनफॉल वाले एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के उस पूरे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए अच्छा है कि वैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसा ही इन्वायरमेंट हमेशा बना रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, और ऐसा हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, हम अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते एक लिमिट से ज़्यादा। तो क्या होगा कि ग्रेजुअली कई सालों के बाद, मतलब आप सोचो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का अगर हम सिनेरियो देखें, तो उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये इन्वायरमेंटल चेंजेस
इस तरह से हो जाएंगे कि हो सकता है आज जो टेम्परेचर हो, नॉर्मल टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे, उससे 5 to 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर, और वहाँ पर हम शायद हमारे जैसे स्ट्रक्चर वाले लोग सर्वाइव ना कर पाएँ। तो इसके लिए वेरिएशन ज़रूरी है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब वेरिएशन अक्यूमुलेट होता जाता है तो स्लाइट चेंजेस इन द स्पीशीज़ जेनेटिक डिज़ाइन help the species to survive in the changing environmental conditions। वो धीरे धीरे चेंज होंगी, ये भी धीरे धीरे वेरिएशन अक्यूमुलेट करके चेंज होंगे और स्पीशीज़ लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा कैपेबल होगी। तो वेरिएशंस आर गुड फॉर द स्पीशीज़ फॉर लॉन्ग रन सर्वाइवल, बट द वेरिएशन इज़ नॉट वेरी यूजफुल, और मे बी द स्पीशीज़ इंडिविजुअल्स, particular individuals may not have any advantage of a particular variation। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बात करना शुरू करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ। पहली चीज़ फिशन थी। फिशन में हम कह रहे थे हम टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो फिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ वन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 डॉटर सेल्स। अमीबा का एक एग्जांपल है जिसमें कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं होता, एक सेल से, एक मदर सेल से 2 सेल बनती हैं। किस तरह से इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये डायग्राम भी हमको याद रहना चाहिए। और फिर वो साइटोकाइनेसिस के समय 2 न्यूक्लियस बनके 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स में चले जाते हैं। मदर सेल का को एग्जिस्टेंस नहीं है। मदर सेल डज नॉट को एग्जिस्ट। मदर सेल ख़त्म हो गई, 2 डॉटर सेल बन गए। बाइनरी फिशन ही अगर हम देखें लीशमैनिया में, हाँ, तो लीशमैनिया में फ्लैजिला है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, वो बीच में से इस तरह से खुल जाता है, एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में इसका बाइनरी फिशन हो रहा है। तो बाइनरी फिशन में यहाँ पे एक प्लेन फिक्स्ड है, हाँ, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हो जाए। लीशमैनिया जो है ये काला जार फैलाने वाला पैथोजन है, ठीक है, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में ऐसा होता है। ये प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन का एग्जांपल है। बाइनरी फिशन के अलावा दूसरी टाइप का फिशन मल्टीपल फिशन है। आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम जा करके बहुत सारे मल्टीपल सेल डिवीज़न करके मल्टीपल प्लाज्मोडिया पैदा कर देता है, और फिर वो आरबीसी को बर्स्ट करके निकल जाते हैं, नए आरबीसी को अटैक करते हैं। ये मलेरिया पैरासाइट है। तो फिशन पहला एग्जाम्पल है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। फिर फ्रैगमेंटेशन हमने स्पायरोगायरा में देखा था। स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी है जिसमें इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ। एक फिलामेंटस एल्गी मतलब फिलामेंट जैसा एल्गी मतलब एक थैलोफाइट, एक ऐसा प्लांट जिसमें अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है। तो हम अगर देखें कि ये एक स्पायरोगायरा का फिलामेंट है तो उसमें सेल्स इस तरह से बैक टू बैक लगी हुई होती है। उसको स्पायरोगायरा बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल शेप्ड होता है। इसमें एक साइड में न्यूक्लियस भी दिखता रहता है हमको। ये जब मैच्योर हो जाता है तब किसी ना किसी फिक्स प्लेन से बिटवीन द 2 सेल्स ये टूट जाता है, और इसके जो टुकड़े होते हैं उनको हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। ये फ्रैगमेंट्स बनने की प्रोसेस ही फ्रैगमेंटेशन कहलाती है, जो कि बड़ा सिंपल टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। 2 बातें याद रखने की है। एक तो एक फिक्स प्लेन से ही ये टूट सकता है, और ये मैच्योर होने के बाद ही, जब ये फिलामेंट मैच्योर हो जाता है तब ही टूट सकता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी टूट जाए, एक्सीडेंटली टूट जाए, कभी भी टूट जाए, ऐसा नहीं होता। ये तभी होता है जब ये तैयार हो जाए बिल्कुल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें फ्रैगमेंटेशन होता है और फिर ये नए, हर फ्रैगमेंट एक नए स्पायरोगायरा में चेंज हो जाता है। रीजनरेशन के लिए आप ये वाला डायग्राम देखें, हम इसको प्लानेरिया बोलते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, फ्रीली लिविंग प्लेटफॉर्म। ये कहीं से भी एक्सीडेंटली भी टूट जाएगा तो हर कोई टुकड़ा एक नए प्लानेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ भी टुकड़े हुए, वहाँ भी टुकड़े हुए, इसलिए फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जब रीजनरेशन हम देखते हैं तो हम स्पेशली पोटेंट या टोटीपोटेंट सेल्स की बात करते हैं, एक टेंडेंसी की बात करते हैं जिसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। हाँ, टोटीपोटेंट सेल एक ऐसी सेल को बोलते हैं विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू गेट डेवलप्ड इनटू अ डिफरेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारा जाइगोट है, तो जाइगोट इज़ अ टोटीपोटेंट सेल। वो सेल डिवीज़न करते करते अल्टीमेटली एक बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएटेड बॉडी बना देगा। तो ये जो होता है प्लेनेरिया, इसकी बॉडी में इस तरह के टोटीपोटेंट सेल्स होने की वजह से, स्पेशलाइज्ड सेल्स होने की वजह से, जब ये टूटता है तो हर टुकड़े में रीजनरेटिव सेल्स होने की वजह से वो रीजनरेट कर जाता है और नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है ना। अगर हम इसे फ्रेगमेंटेशन से कंपेयर करें तो ऐसी कोई स्पेशलाइज सेल फ्रेगमेंटेशन में है नहीं। फ्रेगमेंटेशन में हमने कहा था कि एक फिक्स प्लेन से ही डिवाइड होगा, यहाँ पे कोई फिक्स प्लेन नहीं है। वहाँ पे हमने ये भी कहा था कि मैच्योर होने के बाद भी डिवाइड होगा। एक्सीडेंटली अगर स्पाइरोगायरा टूट गया तो फिर वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जबकि जो रीजनरेशन हो रही है वो प्लेनेरिया में एक्सीडेंटली भी हो सकती है, यानी बाय एक्सीडेंट भी अगर ये टूट गया तो इसके जो दोनों फ्रैगमेंट्स हैं, दोनों टुकड़े हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं, नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट रीजनरेशन इन हाइड्रा ऑल्सो। हमारी बुक में हाइड्रा का भी जिक्र है ना, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया ही लिखा हुआ है इनफैक्ट। फिर हम देखें बडिंग हम दो तरह से देख रहे हैं। एक तो हाइड्रा जिसमें एक बार में एक बड बनती है। बड का मतलब क्या है? आउटग्रोथ ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, और फिर वो इस तरह से डिफरेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेता है, मतलब मैच्योर हो जाता है। फिर वो जब मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से डिटैच होता है और एक फ्री हाइड्रा बन जाता है। तो न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनने एक बार में एक ही बन रहा है किसमें? हाइड्रा में। लेकिन अगर हम देखें बडिंग इन यीस्ट, तो यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, उसमें मल्टीपल बड्स बन जाते हैं। हाँ, एक न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक आउटग्रोथ में चला जाएगा उसका एक टुकड़ा, और एक टुकड़ा मदर सेल में ही रह जाएगा। इसकी मल्टीपल चेन्स बन सकती हैं। हाँ, एक साथ कई सारे बड्स बन सकते हैं, और किसी भी कंडीशन में वो एक साथ टूट करके अलग अलग भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कंपेयर करेंगे बडिंग इन यीस्ट को अमीबा में बाइनरी फिशन से, और फिर क्या कंपैरिजन होगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो हम बोलेंगे कि दो फ़र्क है कि एक तो बाइनरी फिशन में एक बार में दो डॉटर सेल ही बन सकती हैं, यीस्ट में मल्टीपल सेल्स बन सकती हैं एक साथ। दूसरा, जो बाइनरी फिशन हो रहा है अमीबा में, उसमें मदर सेल का कोएग्जिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे मदर सेल रहती है। हाँ, डॉटर सेल्स बनने के बाद भी मदर सेल एग्जिस्ट करती है। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ मदर सेल विल बी देयर इन बडिंग इन यीस्ट बट विल नॉट बी देयर इन बाइनरी फिशन इन अमीबा। कंपैरिजन करते चलें, क्वेश्चन कंपैरिजन के ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमने कहा था वेजिटेटिव का मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज अ फ्लावर। उस फ्लावर के अलावा जो कुछ भी है वो नॉन रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव कहलाएगा, यानी रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स जब रिप्रोडक्शन में काम आने लग जाए तो फिर हम उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या हो रहा है कि कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट, जैसे हमारे यहाँ पे एक ब्रायोफिलम का एग्जांपल है। ब्रायोफिलम की नॉचेस में बड्स कहते हैं हम, डिफरेंशिएटेड प्लांट्स उग जाते हैं, और फिर जब वो या तो वो पूरी लीफ टूट करके मिट्टी में गिर जाती है और वो प्लांट्स रीजनरेट कर जाते हैं, नए प्लांट बन जाते हैं, और या फिर सिर्फ ये प्लांटलेट्स जिनको हम बड्स बोल रहे हैं ये टूट करके गिर जाते हैं और फिर सॉइल में जाके डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ ही एक टिश्यू कल्चर का भी एक छोटा सा सप्लीमेंट हमको दिया हुआ है, जिसमें हम जो डिवाइडिंग पार्ट्स ऑफ द सेल होते हैं, ऑफ द प्लांट होते हैं, प्लांट की जो रूट टिप या शूट टिप होता है, जिसमें हमको मेरिस्टेमेटिक कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स मिलती हैं, वहाँ से हम एक कुछ सेल्स लेते हैं जिनको हम कहते हैं कि हम टिश्यू ले रहे हैं। टिश्यू कल्चर का बेसिकली पर्पस है कि हम अपने
जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स उगाना चाहते हैं और उनका नंबर भी इंश्योर करना चाहते हैं कि वो बीच में कहीं सीड की फॉर्म में कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम लैब में इन छोटे छोटे प्लांट्स को बनाएंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले एक कल्चर मीडियम बना रहे हैं। उस कल्चर मीडियम में हमने समझो एक पेट्री डिश लिया, उस पेट्री डिश में हमने कुछ चीज़ें डाली हैं, है ना, जिसमें कि कुछ टिश्यू जो है वो डेवलप हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर उसके लिए न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसके लिए वाटर होना चाहिए, साथ में ग्रोथ हार्मोन भी होना चाहिए। हाँ, तो टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बंच है, जो कि किसी ग्रोइंग टिप से उठाया गया है, किसी रूट टिप या शूट टिप से उठाया गया है, उसको लेकर के हमने एक कल्चर मीडियम में डाल दिया, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें वाटर है और जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं। साथ में टेम्परेचर भी फेवरेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब फेवरेबल हैं तो फिर ये जो टिश्यू है ये रैपिडली सेल डिवीज़न करेगा और एक बिग मास ऑफ डेवलपिंग टिश्यूज़ बना देगा, जिसको हम कैलस बोलते हैं, CALLUS, कैलस। वो कैलस जो होता है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सेल उठा करके मल्टीपल पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब्स में डाल करके सिमिलर टाइप के कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं। फिर ग्रेजुअली ये नए प्लांट्स विद डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलते हैं और इनको हम प्लांटलेट्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं इनटू द फील्ड जिसमें हमको क्रॉप चाहिए। तो यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट, ये उसका एक एडवांटेज है। एक ही पेरेंट से मल्टीपल प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं इन डिजीज फ्री कंडीशंस एंड दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, है ना, जो सजावटी प्लांट्स होते हैं ना, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। एग्जाम्पल हमारा सामने जो दिख रहा है हमको, ये राइजोपस है। इसमें ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। इसको हम नीचे वाले पोर्शन को माइसीलियम बोलते हैं, ऊपर जो दिख रहे हैं हमको इनको ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, हाँ, स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया इज प्लूरल, स्पोरेंजियम इज सिंगुलर। तो ये स्पोरेंजिया जब बर्स्ट हो जाते हैं तो स्पोर्स जो कि डिप्लॉयड सेल्स हैं इसके अंदर से बाहर निकल आते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन का वेट करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वैसे ही जर्मिनेट हो जाते हैं जैसे कि सीड्स ऑफ अ प्लांट जर्मिनेट हुए थे। और फिर नया राइजोपस, नया फंगस डेवलप हो जाता है। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कल पढ़ेंगे, आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पहले कर लेते हैं हम। तो देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिख रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस, ABC 3 पार्ट्स हैं, बड़ा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड सूटेबल डायग्राम। तो इसमें हम इसकी एक्सप्लेनेशन में लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे आपके सामने है, इसको आप फॉलो करें। रीजनरेशन इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय ओनली दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हैव द सेल्स विद टोटिपोटेंसी। हाँ, हमने बता दिया टोटिपोटेंसी क्या होती है, यानी कि अ टोटिपोटेंट सेल इज द वन विच इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ डिफरेंशिएटेड बॉडी। रीजनरेशन कैन बी सीन इन प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश ऑल्सो। स्टारफिश आपकी बुक में नहीं लिखा है, ये बात मैं क्लियर कर दूं पहले। इन द प्रोसेस एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन अनडिफाइंड प्लेन कैन बी डिटैच्ड इवन एक्सीडेंटली एंड फॉर्म अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो यहाँ पर सूटेबल डायग्राम भी पूछ रहा है, तो डायग्राम यहाँ पे हमारा ये वाला बनेगा। ये वाला डायग्राम हम उस क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे, है ना। ये डायग्राम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। तो इसको ये सब बनाने की प्रैक्टिस करनी है आपको जिनके डायग्राम पूछे जाते हैं। आगे वो कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। तो रीजनरेशन अनप्लान्ड प्रोसेस है, फ्रैगमेंटेशन प्लान्ड प्रोसेस है। प्लेन ऑफ सेपरेशन इज नॉट प्री डिसाइडेड इन रीजनरेशन, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, जबकि प्लेन ऑफ सेपरेशन इज प्री डिसाइडेड इन फ्रैगमेंटेशन। नंबर 3, स्पेशल सेल्स that is totipotent cells are required,
यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में नो स्पेशल सेल इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, हम अभी करके आए हैं, आपको ये सब बातें मालूम ही है। फिर देखें हाइड्रा, यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ डज अ हाइड्रा रिप्रोड्यूस? Hydra commonly reproduces by the process of budding, during which a single outgrowth is developed on the external surface of Hydra, which subsequently gets matured to give rise to a new Hydra. ठीक है, सिंपल बातें, कोई खास बात ऐसी नहीं है जो कि आपको समझ ना आए। तो हम आगे बढ़ते हैं। Explain the changes that take place in the uterus when the egg is not fertilized. ये आगे बात करेंगे। Explain the various methods of contraception. इसको आगे बात करेंगे जब हम sexual reproduction की बात करेंगे। What is vegetative propagation? Write 2 advantages of practicing this method. Vegetative propagation is the reproduction by vegetative or non-reproductive parts of the plant. Advantages of practicing vegetative propagation artificially. एक, the plants of desired agronomic characteristics can be obtained. Number 2, the plants which don't have potent seeds can also be grown as a crop. जैसे कि आपका बनाना है, बनाना के सीड देखे आपने, अगर बनाना का कोई सीड दिखता भी है आपको बनाना खोलने के बाद में, पहली बात तो कोई ऐसे सीड दिखते भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे सीड जो होंगे जिनको आप निकाल भी लो बनाना में से, तो वो पोटेंट सीड नहीं है, उनको ज़मीन में गाड़ दोगे तो वो उगेगा भी नहीं। इसके अलावा यू कैन ऐड कि आप एक ही प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम प्लांट्स ऑफ डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारा फ़ायदा है। प्लांट का फ़ायदा है कि ऐसा प्लांट जिसमें पोटेंट सीड्स नहीं हैं वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, वो भी नए प्लांट्स बना सकते हैं, उनको भी क्रॉप की तरह से डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में चलना चाहिए। कंपैरिजन ध्यान रखें, जैसे कि हमने कहा कि कंपैरिजन बिटवीन बाइनरी फिशन इन अमीबा वर्सेस द बडिंग इन यीस्ट और अमीबा में कंपैरिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों यूनिसेलुलर हैं और दोनों में अलग अलग टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो उनमें क्या फ़र्क है, हमने कहा था कि जो बाइनरी फिशन होता है उसमें को एग्जिस्टेंस ऑफ मदर सेल नहीं होता, एक बार में 2 ही डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि बडिंग इन यीस्ट में मल्टीपल डॉटर सेल्स बनती हैं और को एग्जिस्टेंस ऑफ मदर सेल भी होता है। ये कंपैरिजन। फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन का कंपैरिजन हमने अभी कर दिया। बडिंग इन हाइड्रा वर्सेस बडिंग इन यीस्ट में बहुत सारी बड्स एक साथ बन के बहुत सारी यीस्ट प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रा में एक बड एक टाइम पर बनती हैं, 1 बड एट अ टाइम। ठीक है, ये उनका कंपैरिजन हो गया ना। तो बडिंग का आपस में भी कंपैरिजन हो जाता है। बड ऑफ यीस्ट, बड ऑफ ब्रायोफिलम की बड एक डेवलप्ड मल्टीसेल्यूलर डिफ्रेंशिएटेड बॉडी ऑफ अ प्लांट है, जबकि जो बड ऑफ अ यीस्ट है वो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। कितनी सारी बातें हैं जो कि आपस में कंपैरिजन करवा सकती हैं। तो आप कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस सेक्शन को देखें। कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।